स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे अपकमिंग आपकी बहुत सारी ट्यूटर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है। सो उसके रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वो क्लियर करोगे उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो हमारा पहला जो टारगेट है वो हमको रिटर्न एग्जाम यानी कि सीबीटी एग्जाम जो है उसको क्लियर करना हमारा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ट्यूटर वगैरह के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू की इस सीरीज को। और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे ओबीजी और पीडिया जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, बाकी बैक टू बैक सारे सर जो है वो आपको सारी चीजें आपकी क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। और अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो ट्यूटर के पोस्ट पे यहाँ पे आ रखी है। एम्स राजकोट की, जैसा कि आपको पता है कि 23 मई से आपका जो है वो यहाँ पे एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट कर दी गई है, तो जाके एक बार देख लीजिएगा अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं तो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पहली बार गुजरात में आई है एम्स के अंदर, तो भरेंगे तो आपका फायदा इसमें जरूर होगा। तो इसके रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक बार आप शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की क्लासेस जो है वो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, हमारे पास बुक भी अवेलेबल है इन सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वन एंड ओनली एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा नर्सिंग फैकल्टी के लिए बनाई गई ये बुक है, जिसमें आपको 1000+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन और हाई यील्ड टॉपिक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब आपको इसमें मिलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ऐप पर अवेलेबल है, तो वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसऑर्डर फॉर अ चाइल्ड विद कुशिंग सिंड्रोम? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका। चलिए फटाफट आंसर करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो कुशिंग सिंड्रोम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम ये एक तरह का कैसा डिसऑर्डर है? तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, कोर्टिसोल जो होता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है किसका? इस हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। कोर्टिसोल जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन भी है, तो इसका लेवल इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। और इसके साथ में एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इसमें कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है, तो ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, सोडियम और वाटर का इसमें बॉडी में रिटेंशन होता है। वेट गेन वगैरह इसमें देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? वेट गेन यहाँ पे टिपिकली इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसमें याद रखना, सोडियम प्लस वाटर, इसका क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन। सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा इसके अंदर। और इसमें पोटेशियम आयन जो होता है, K+, पोटेशियम जो आयन होता है इसका एक्सक्रीट आउट होता है। क्या होता है? पोटेशियम आयन एक्सक्रीट आउट होता है। तो बॉडी में आपको हाइपोकैलेमिया मिलेगा। हाइपोकैलेमिया कौन सी कंडीशन में? हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया कुशिंग सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वाटर और सोडियम का तो रिटेंशन हो रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका लॉस होता है। यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन जो रहते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिवली लॉस होता है। तो पीएच इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है? पीएच जो रहती है वो इसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कौन सी कंडीशन में? ये हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहे हैं, इस वजह से हाइड्रोजन आयन लॉस होंगे यहाँ पे, तो पीएच जो रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे पीएच जो रहेगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये मेटाबॉलिक है, सोडियम वाटर की बात
बात हो रही है, रेस्पिरेटरी की CO2 वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है, एसिडोसिस नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि कुशिंग सिंड्रोम के साथ में एसोसिएटेड होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी एल्कलोसिस। उसके साथ में यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ठीक है, पर्सन में कॉन्स्टिपेशन होता है, वेट गेन होता है। उसके अलावा ज्यादातर यहाँ पे वेट गेन यानी कि बफेलो हम्प शोल्डर में ज्यादा वेट जो रहता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। मेनोरेजिया वगैरह यानी कि एमेनोरिया भी होता है कभी कभी, तो ये सारी चीजें इसकी वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर लॉन्गर देन 5 to 7 days during pregnancy lead to fetal hypocalcemia, fetal hypokalemia, maternal hypertension या maternal seizure। आंसर करिएगा, क्लास को एक बार सभी बच्चे आप शेयर करिएगा और साथ में आपको आंसर भी करना है। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन? चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज है, MgSO4। अगर कोई प्री एक्लेम्शिया वाली वुमन है, आपको पता है प्रेगनेंसी में MgSO4 हम कब देते हैं? जब प्री एक्लेम्शिया होता है तब। प्री एक्लेम्शिया यानी कि क्या होता है, 20 सप्ताह के बाद में, 20 वीक के बाद में अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, एडिमा है या फिर हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ये प्री एक्लेम्शिया के साइन होते हैं। और यही प्री एक्लेम्शिया हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, और यही प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो। एक्लेम्शिया का मतलब होता है जिसमें एडिमा, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया के साथ में सीजर एक्टिविटी भी आता है, तो वो चेंज प्री एक्लेम्शिया टू एक्लेम्शिया ना हो, इस वजह से MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस जो इसकी होती है वो यहाँ पे दी जाती है। तो क्या होता है कि अगर 5 to 7 डेज में अगर MgSO4 चल रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये क्या करता है कि ये कंपीट करता है किसके साथ में? कैल्शियम के साथ में। क्या करेगा? कैल्शियम के साथ में ये कंपीट करता है। कैल्शियम के साथ में कंपीट करता है तो क्या होता है, ये पैराथायरॉइड हार्मोन, ये MgSO4 जो रहता है वो पैराथायरॉइड आपके जो हार्मोन होते हैं, जो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखने जिसका काम होता है, उसको ये क्या करते हैं? डाउन करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन को। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। ऑफ कोर्स क्या होगा? कैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? बोन डीमिनरलाइजेशन। क्या हो सकता है? बोन डीमिनरलाइजेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और फीटल ऑस्टियोपेनिया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फीटल हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, अगर MgSO4 किसी भी लेडी को लॉन्गर देन 5 to 7 डेज से चलता है, तो ये कैल्शियम से कंपीट करता है, और कैल्शियम से कंपीट करता है तो उसके साथ में ये क्या करता है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन जो रहते हैं उनको लो करता है, डाउन करता है, सप्रेस करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? बोन डीमिनरलाइजेशन होता है, ओस्टियोपेनिया होता है फीटल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, failure to develop the caudal end of the neural tube resulting in a protrusion with a cerebrospinal fluid, meninges, overlying skin, and not having the spinal cord as its content is called meningocele, macrocephaly, hydrocephalus, cephalohematoma। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा एवरीवन? क्लास को शेयर करना है, साथ में आपको आंसर भी करना है कि क्या यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन?
चलिए सो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है सिंपल सी चीजें, हर एग्जाम में आने वाला एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, फेलियर टू डेवलप द कोडल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, रिजल्टिंग इन अ प्रोट्रूजन विद सीएसएफ, cerebrospinal fluid, meninges, overlying skin and not having the spinal cord as its content, यानी कि स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लेकिन बाकी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, इसमें कई सारी चीजें होती है, यानी कि न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट होता है इसके अंदर मैं बात करूं अगर आपको कि एनेंसिफेली भी इसमें होता है, बच्चे का सिर आधा नहीं रहता है, क्लियर है, यानी कि इसमें और भी कंडीशन होती है, एनसेफेलोसिल भी होता है, मेनिंगोसिल भी होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, क्लियर है। उसमें से अगर स्पाइनल कोड के अंदर इन्वॉल्वमेंट या फिर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैं कहूं कि यहाँ पे स्पाइनल कोड में अगर स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा होता है, एक तीन चीजें होती है याद रखिएगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा और मेनिंगो सिल और माइलो मेनिंगो सिल, ठीक है ये एक पार्ट होता है, और दूसरे में आपके स्पाइना बाइफिडा जो सिस्टिका होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला मेनिंगोसिल और दूसरा होता है माइलो मेनिंगोसिल, ठीक है तो ये पार्ट एक तो याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, जो स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा होता है, ठीक है जिसकी बात मैं कर रही हूं, तो स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा जो रहता है इसमें हिडन होता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रोट्रूशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई स्पाइनल कोड या मेनिंजस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, या इसको आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, ये हिडन होता है और नो प्रोट्रूशन, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोट्रूजन यानी कि बाहर की तरफ कुछ नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे चीज है मेनिंगोसिल, तो ये मेनिंगोसिल जो होती है इसमें आपके ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, पायामेटर जो लेयर्स, मेनिंजस जो होती है प्रोट्रूजन होता है, उसके बाद में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजस, ओवरलाइंग स्किन एंड नॉट हैविंग द स्पाइनल कोड एज इट्स कंटेंट इज कॉल्ड, ठीक है यानी कि यहाँ पे सिर्फ मेनिंजस इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ डीएपी जो लेयर होती है जिसको आप मेनिंजस बोलते हो वो इसमें इन्वॉल्व होता है, यही चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे सिर्फ मेनिंजस ओनली इन्वॉल्व में होता है, स्पाइनल कॉर्ड अभी भी इंटैक्ट होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्लियर है। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें आते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, कम आते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो होती है माइलोमेनिंगोसिल, यानी कि यहाँ पे मेनिंजस तो इन्वॉल्व होंगे, मेनिंजस के साथ में और भी इन्वॉल्वमेंट होता है आपके स्पाइनल कोड का, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे वेरी इजी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर किसी लेडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, 21वें दिन कंसेप्शन से लगा के न्यूरल ट्यूब टोटल तरीके से फॉर्म हो जाती है, और वही न्यूरल ट्यूब से ब्रेन वगैरह बनता है, ठीक है ब्रेन, स्कल वगैरह ये सारी चीजें बनती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है, स्पाइनल कोड फॉर्म होती है, तो अगर इसमें डिफेक्ट रह जाता है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी किसी में भी होती है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है एनेंसिफेली बच्चे का सिर आधा ही बनेगा, एनसेफेलोसिल ये सारी चीजें, और उसके अलावा स्पाइनल कोड में हमें स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, मेनिंगोसिल, माइलोमेनिंगोसिल जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, पहला होता है स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, जिसमें मैंने बताया आपको कि ये हिडन होता है, सिर्फ
टफ ऑफ हेयर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी किसी भी तरह का कोई प्रोट्रूजन यहाँ पर नहीं होता, ना मेनिंजस, ना स्पाइनल कॉर्ड, ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन होती है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बोलते हैं, उसके दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है मेनिंगोसिल। तो ये मेनिंगोसिल वाली जो कंडीशन होती है इसमें सिर्फ मेनिंजस इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि डीएपी लेयर होती है, कुछ हद तक यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, ज्यादा नहीं आते। लेकिन माइलोमेनिंजोसिल जो होता है इसमें मेनिंजस के साथ में स्पाइनल कोड भी इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है उसका हमारा आंसर होगा मेनिंगोसिल, क्योंकि यहाँ पे नॉट हैविंग स्पाइनल कॉर्ड एज इट कंटेंट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी मेनिंजस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाकी मेनिंजस होंगे तो सीएसएफ भी होगा, ओवरलाइंग स्किन भी होगी, तो ये मेनिंगोसिल के अंदर आता है, यानी कि ए जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले नर्सिंग ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, शानदार टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जाइए, अभी एम्स राजकोट का एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप तो टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, सारे एम्स के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। प्लस ये बुक भी अवेलेबल है जो किरोशा एकेडमी यानी कि ऐप पर आप जाइए और या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, बहुत ही शानदार रिव्यू भी है, तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, 1000+ एमसीक्यू भी हैं। ये नर्सिंग फैकल्टी की किसी भी पोस्ट के लिए ये बुक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड ऑन द एज ऑफ द प्लेसेंटा अलोंग विद द कोरियोएमनियोटिक मेम्ब्रेन इज नोन एज वासा प्रीविया, वेलेमेंटस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेट या बेटलडोर प्लेसेंटा। पूछा गया है एबनॉर्मलिटी इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड इन द एज मार्जिन, एज का मतलब होता है मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा विथ कोरियोएमनियोटिक मेम्ब्रेन। क्या आंसर रहेगा, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए एवरीवन आंसर करिएगा। एज पर मार्जिन पर होता है, वो कौन सा होता है? तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वासा प्रीविया, वासा प्रीविया में क्या होता है कि यहाँ पे जैसा कि आपने प्लेसेंटा सक्सिन चुरेटा सुना होगा, ठीक है, प्लेसेंटा सक्सिन चुराटा में क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होती है उसके बाद में अलग से एक लोब प्रेजेंट हो जाता है, इस मेम्ब्रेन को उठा के एक लोब बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई चालू रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वासा प्रीविया में क्या होता है, यहाँ पे जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा में अलग से लोब और वहां पे क्या होता है किसी भी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वेलेमेंटस यानी कि प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन जो रहती है वहीं से वो अलग से कनेक्टेड होती है, जैसे कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से ही ये अलग से कनेक्टेड एक जैसे कनेक्टेड होती है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, वो होती है वेलेमेंटस प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्जिनेट प्लेसेंटा, मार्जिन पे कनेक्टेड है, एज पे है, तो ये कौन सी अम्बिलिकल कोड की एबनॉर्मलिटी होगी, बेटलडोर प्लेसेंटा। बैडमिंटन की जैसे होती है, याद रखिएगा, मार्जिन से कनेक्टेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेटलडोर प्लेसेंटा। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, डी। आगे मैं आपको इसकी इमेज भी बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर ऑफ IMNCI इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है आपको। ठीक है, IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। चलिए आंसर करिएगा, IMNCI से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा, सभी आंसर करिएगा।
सभी आंसर करेंगे और क्लास को एक बार शेयर करिएगा सभी बच्चे। चलिए, तो देखिए इसको मॉडिफाई किया गया है क्योंकि इसका टारगेट ये है कि नियोनेट की प्रॉपर केयर करना, इलनेस से बचाना बच्चों को, ठीक है, ये इनका मेन टारगेट रहा हुआ है। और इसमें और भी सपोर्ट में आए जैसे कि यूनिसेफ हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, ठीक है, WHO हो गया, ये भी कंबाइंड रूप से इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में है। क्लियर है? तो IMNCI जो रहा था वो आपके इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका टारगेट है कि नियोनेट की केयर करना, चाइल्डहुड बच्चों को इलनेस से प्रिवेंट करना, और इसके अंदर यूनिसेफ, WHO, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब भी इसके सपोर्टेड रहे हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इन साइनोटिक कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट which of the following is called a left heart obstructive lesion? Tricuspid atresia, critical aortic stenosis, tetralogy of Fallot या critical pulmonary stenosis? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो देखिए नाम से ही इसका पता चल रहा है, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन भी देखिएगा। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। ठीक है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए ट्राइकस्पिड अट्रेशिया राइट साइडेड हार्ट डिफेक्ट, या राइट साइड में अगर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में अगर उस वॉल में अट्रेशिया हो जाए, एबनॉर्मल क्लोजर, अट्रेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल क्लोजर, तो ये क्लोजर जो है वो अगर ट्राइकस्पिड वॉल में हो जाए तो ये तो राइट साइड होता है। यहाँ पे पूछा गया है मैं लेफ्ट साइड की बात, तो ये आंसर होगा नो। नेक्स्ट, और ये ट्राइकस्पिड अट्रेशिया वगैरह जो होता है साइनोटिक है, लेकिन ये राइट साइड का डिजीज कंडीशन है, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलप, ये भी साइनोटिक हार्ट डिजीज है, लेकिन ये साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेरट कंजेनाइटली होता है, ये भी कंजेनाइटली होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड नहीं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट जो होता है वो आपके राइट टू लेफ्ट अगर ब्लड शिफ्टिंग होता है, ठीक है, लाइक फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट में ब्लड जो है, ठीक है, वो शिफ्ट होता है, तो आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड में मिक्स होता है, और प्योर ब्लड में मिक्स होता है, उसके बाद में अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लू टैट स्पेल, ब्लू टैट स्पेल या बेबी, इसको ब्लू टैट स्पेल भी बोलते हैं, बूट शेप हार्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में, एक प्रकार की साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, टेट्रोलॉजी ऑफ सॉरी ट्राइकस्पिड अट्रेशिया, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये सारी चीजें, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है वहां पे अगर स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, नैरोनेस हो जाए, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, यानी कि लेफ्ट साइड जो होने वाली, तो ऑब्स्ट्रक्शन कब होगा, जब एयोटिक वॉल्व कहां पे होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के दीवार पे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड होता है, तो ये जो कंडीशन यहाँ पे जो बनती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहा है, इसका मतलब ये जो एयोटिक वॉल्व है वो क्या हो गया है, स्टेनोसिस, यानी कि क्या हो गया है, नैरो हो गया है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है यहाँ पे लेफ्ट हार्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन वो क्रिटिकल एयोटिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, बाकी की कंडीशन जो रहती है वो इससे मैच नहीं करती है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको आइडिया होगा वैसे, तो देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में हमें नहीं आता या फिर ऐसा लगता है कि इसमें क्या आंसर होगा, तो सारे ऑप्शन, बाकी के जो ऑप्शन है उसको निकाल दो, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, एंड वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम। Vitelline duct of the growing fetus is not fully absorbed during pregnancy. Neural tube of the growing fetus is not fully absorbed during pregnancy. C. Notochord of the growing fetus is not fully absorbed during pregnancy. या D. Umbilical cord of the growing fetus is not fully absorbed during pregnancy. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को एक बार आप सभी बच्चे जो है वो शेयर करिएगा, और साथ में आपको आंसर भी करना है क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है। तो आपके इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई पाउच बन जाता है एक्स्ट्रा, तो हम उसको डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो होता है, ये वो कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, जब फीटस की लाइफ होती है, यानी कि जब बच्चा जो रहता है वो मदर के वूम में होता है, उस टाइम पे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको हम विटेलिन डक्ट या विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, विटेलिन डक्ट। ये जो डक्ट है विटेलिन डक्ट, ठीक है, इसमें ये फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। ये जो डक्ट है ये बनती है, और ये बनने के बाद में लगभग 7th वीक के आसपास, 7th वीक जब गेस्टेशनल एज होता है, उस टाइम ये क्या हो जानी चाहिए, डिसअपियर। क्या हो जानी चाहिए, डिसअपियर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो स्टिल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, इलियम वाले पार्ट में ये क्या करती है, पाउच बना देती है। क्या बना देती है, एक तरह का पाउच बना देती है, ये जो विटेलिन डक्ट होती है वो। क्लियर है, तो जिसकी वजह से, और इस पाउच का दूसरा नाम जो होता है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, वहां पे ये पाउच बना देती है। और जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं यहाँ पे इम्फेलोमिजेंट्रिक डक्ट। इसका दूसरा नाम मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इम्फेलोमिजेंट्रिक डक्ट। ये कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, कॉमनली देखा जाता है, ये चीज जो है वो कॉमनली बहुत सारे बच्चों में ये चीज जो होती है देखा जाता है। एंड ये फेल टू रिग्रेस एट द टाइम ऑफ फीटल डेवलपमेंट। क्लियर है, तो ये क्या करती है, विटेलिन डक्ट ऑफ द ग्रोइंग फिटस इज नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, लेकिन एब्जॉर्ब ना हुई तो फिर ये क्या करेगा कि ये डेवलपमेंट में डिस्टर्ब करेगी और मिकल्स डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है। तो ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। गैलेक्टोकाइनेटिक का मतलब होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। कौन करता है, मिल्क का प्रोडक्शन। एक तो करता है सिक्रीट, ठीक है, सिक्रीट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है, यानी कि गैलेक्टोकाइनेटिक कौन सा होता है, आंसर करिएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, आंसर नहीं होगा। ह्यूमन कॉलोनी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी, जो कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए देखा जाता है यूपीटी टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट में ये होता है। 7 to 8 डेज में ये यूरिन या ब्लड में आपको दिखाई देगा। 60 to 70 डेज जब होते हैं प्रेगनेंसी के, तो ये अपनी पिक लेवल पे होता है। अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी देखने को हमें मिलता है। ये प्लेसेंटा के सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। प्रेगनेंसी के आफ्टर 2 वीक ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, डिसअपियर हो जाता है। और अगर एबनॉर्मलिटी के साथ में अगर ये बढ़ता है तो हो सकता है कि सस्पेशियस होता है कि इसके अंदर हाइड्रेटिफॉर्म मोल या फिर कोई कैंसरियस सब्सटेंस हो सकता है बॉडी में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा, जो कि मिल्क को प्रोडक्ट करने का। और गैलेक्टोकाइनेटिक सकिंग रिफ्लेक्स जब होता है बच्चे के द्वारा, उस टाइम पे ये रिलीज होता है और ये मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। क्लियर है, तो ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अपकमिंग बहुत सारे ट्यूटर के एग्जाम आते ही रहते हैं नर्सिंग फैकल्टी के, तो आप भी अगर चाहते हैं कि नर्सिंग ट्यूटर बनना, एसोसिएटेड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो किरोशा एकेडमी को जरूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि टिल इंटरव्यू किरोशा एकेडमी आपके साथ रहती है। और हमेशा बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी ट्यूटर वगैरह का एग्जाम देने जाते हैं, उनको हम इंटरव्यू से पहले भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो आप भी ट्यूटर वगैरह या नर्सिंग फैकल्टी की किसी भी जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जरूर जुड़िएगा, हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। और किरोशा एकेडमी की ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है शानदार ट्यूटर के लिए, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन
और एकेडमी। सो अगर अगर आपको चाहिए ये बुक तो बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक के लिए एंड टेस्ट सीरीज के लिए ऐप पर जाना पड़ेगा। मल्टीपल वैकेंसीज आ रखी हैं अभी एम्स राजकोट का। रिसेंटली मैं बता दूं आपको जो एग्जाम आपका होने वाला है, और अब एग्जाम की टेंटेटिव डेट फाइनल है 28 जून, और 23 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और क्वेश्चन के लिए और क्लासेस के लिए किरोशा एकेडमी को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।